हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे एसपी में हमने सेक्शन बी का 5th चैप्टर जो हम शुरू कर चुके हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी के जो संचालक है उसके बारे में कि कंपनी के संचालक कैसे होते हैं, उनके अधिकार दायित्व कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से भर्ती किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली और अब हम पढ़ेंगे कि संचालकों की जिम्मेदारी क्या होती है। ये पॉइंट हमारे इसमें आए थे, ये संचालक की सत्ता, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। इसमें हमने इसके सत्ता यानी अधिकार वगैरह, कर्तव्य वगैरह तो पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे इनकी जिम्मेदारी यानी इनकी जो कंपनी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम इनकी जानकारी लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से संचालकों की जिम्मेदारी। संचालकों को कंपनी कानून, आवेदन पत्र और नियमन पत्र के द्वारा सत्ता मिलती है। इनको अधिकार कैसे मिलते हैं? आवेदन पत्र और नियमन पत्र, उनके द्वारा इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। परंतु प्राप्त सत्ताओं का दुरुपयोग करें। अगर उनके पास जो भी अधिकार उन्हें दिए गए हैं और उनका वो सही उपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अथवा अपने कर्तव्य अदा करने में अथवा उनमें सावधानी नहीं बरते या फिर जो उन्हें कर्तव्य दिए गए हैं कंपनी के प्रति उन्हें सही तरीके से नहीं करते हैं, तब संचालक बाहरी पक्षकार्य के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। तो उनका जिम्मेदारी क्या होता है? जो बाहर से किसी भी प्रकार की कोई भी कारण हो जाता है कंपनी के प्रति तो उसकी जिम्मेदारी फिर संचालकों की होती है। क्योंकि संचालक क्या है, अगर उनको जो अधिकार दिए ही नहीं गए फिर भी वो किसी से कोई लेन देन या ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी अकेले खुद की होती है। संचालकों की जिम्मेदारी दो प्रकार की होती है, एक दीवानी समझदारी और दूसरी होती है फौजदारी जिम्मेदारी। तो पहले हम पढ़ेंगे दीवानी जिम्मेदारी यानी सिविल लिबलाइलिटी यानी दीवानी प्रकार की, इसको हम दीवानी जिम्मेदारी जो है, दीवानी प्रकार की जिम्मेदारी अर्थात कि जिन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान हुआ हो, यानी किसी प्रकार का अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, नुकसान हो जाता है तो उन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी होगी। यानी जो उनका अगर कंपनी के जरिए उनके कोई नुकसान होता है तो वो फिर भरपाई उनको करनी पड़ती है। यानी उनके नुकसान को देख करके उन्हें जो भी पैसे वगैरह जो भी देना करना होता है उसकी भरपाई उन्हें करनी होती है। परंतु संचालकों ने शुभ निष्ठा से, प्रामाणिकता और सावधानी रखकर अपने कर्तव्य निभाए हो, फिर भी नुकसान हो, उसके लिए संचालक को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। अगर मान लीजिए उनके अच्छे के लिए किया गया कार्य हो यानी और उनको बताया गया हो कि ये तुम्हारे लिए है, यानी कर्तव्य निभा रहे हैं, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और फिर भी अगर उनको नुकसान हो जाता है किसी कोई तीसरे पक्षकार को तो फिर उसकी जिम्मेदारी संचालक की नहीं होती है। जिम्मेदारी दो पक्षकार के प्रति खड़ी होती है, कंपनी के प्रति दीवानी जिम्मेदारी और तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदारी। यानी संचालक की जिम्मेदारी क्या दो प्रकार की होती है। एक तो कंपनी के प्रति जिम्मेदारी करता, उसका क्या है, जो कंपनी का है जिम्मेदारी वो निभानी होती है, और दूसरी उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, जो कंपनी से प्रत्यक्ष जो करार किए हुए होते हैं, यानी थर्ड पर्सन, तीसरा पक्ष, उसके प्रति भी जिम्मेदारी इनकी ही होती है, संचालकों की। अब पहले इसमें पढ़ेंगे कंपनी के प्रति, ये दो जो हमने पढ़े उसका पहला है कंपनी के प्रति दीवानी जिम्मेदारी यानी संचालक की क्या होती है। जब संचालक आवेदन पत्र से हटकर यानी जो आवेदन पत्र में जो उनको अधिकार दिए गए हैं और उनसे हटकर के कार्य करे, तब निम्नलिखित कार्यों के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। तो फिर उनकी जिम्मेदारी खुद की बनती है कंपनी के प्रति। पहला है कंपनी के हिसाबों में जानबूझकर कपट करे। अगर वो चला करके ही कंपनी का जो लेखा जोखा होता है उसमें वो बेईमानी करते हैं तब। दूसरा है कंपनी से लाभ नहीं कमाया फिर भी डिविडेंड घोषित करे, यानी कंपनी को लाभ हो ही नहीं रहा और फिर भी वो घोषित कर दे कि लाभ हो रहा है कंपनी को, ऐसे में भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी जो अगर कंपनी में फिर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई संचालक के द्वारा ही की जाती है।
तीसरा है संचालक कंपनी की संपत्ति का अपने लिए उपयोग करे। अगर जो भी कंपनी की जो संपत्ति है, जब कंपनी की संपत्ति, तो हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उसको अपने लिए काम में लें। अगर वो कंपनी का, अगर संचालक कंपनी की संपत्ति को खुद के लिए उपयोग करे अथवा रकम का उपयोग करके विश्वास को भंग करे, या फिर जो कंपनी की जो रकम है उसको ही काम में ले ले, यानी जो कंपनी उसके ऊपर जो विश्वास कर रखी है उसको भी वो तोड़ दे तो। चौथा है संचालक अप्रामाणिक व्यवहार करे, संपत्तियां अपने नाम से खरीदे और बाद में लाभ लेकर कंपनी को बेचे। यानी कंपनी के नाम से खरीदने के बजाय वो खुद के नाम से अगर खरीद लेते हैं और जैसे ही लगता है कि हाँ इसका लाभ होने वाला है तो फिर कंपनी को बेचे, तो ये भी एक गलत तरीका है। तब भी कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी संचालक की ही होती है। और फिफ्थ पॉइंट है संचालक अनियमित हो या सभा में सतत गैर हाजिर रहे तो उसके कारण कंपनी को कोई नुकसान हो। अगर मान लीजिए वो रोज़ नहीं आता है, नियमित नहीं है, अनियमित है, या फिर सभा जब भी होती है तब भी वो उसमें लगातार गैर हाजिर रहता है यानी उपस्थित नहीं होता है, या फिर मान लीजिए कंपनी को किसी कारण से मीन्स संचालक के द्वारा, संचालक के कारणों से अगर कोई नुकसान हो रहा हो तो भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, यानी ये होती है दीवानी जिम्मेदारी। दूसरा है, अब ये 2 पॉइंट है ना हमारे, तो दूसरा पॉइंट हमारा तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदारी। संचालक विज्ञापन पत्र में गुमराह करने वाली माहिती दे। जो विज्ञापन पत्र, विज्ञापन नहीं आते, इसमें कई बार क्या होता है कि एक दिन को काम में लेते शक्तिशाली हो जाओगे, याददाश्त आ जाएगी, तुम कभी भूलोगे नहीं, ये सब बकवास होती है। देखो, तो इसी प्रकार से अगर संचालक किसी को गुमराह करने के लिए विज्ञापन जो पैम्पलेट्स आते हैं हमारे घरों में, न्यूज़पेपर में, तो अगर उनमें कोई गलत जानकारी दे दे अथवा महत्वपूर्ण ऐसी माहिती गुप्त रखी या फिर कोई ज़रूरी चीज़ वो छुपा जाए, नहीं लिखे, तो अंश आवेदन को आर्थिक नुकसान होगा। तो जो भी उनके अंश है, जिन्होंने भी अंश आवेदन किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, उनको भी इन सब चीज़ों का नुकसान होगा, या फिर जो अंश खरीदने वाले व्यक्ति हैं उन्हें इनका नुकसान होगा, क्योंकि झूठ बोल करके, गलत विज्ञापन दे करके और सही बात को छुपा करके अगर आवेदन किया जाता है अंशों का तो वो गलत है। दूसरा है ये तीसरे जो थर्ड पर्सन कौन हुआ? जो अन्य अंश खरीदने वाले व्यक्ति हैं। सेकंड पॉइंट है संचालक कंपनी का नाम दर्शाए बिना अपने नाम से व्यवहार करे। अब उसमें कंपनी का नाम, खुद कंपनी का नाम तो लिखे नहीं और खुद के नाम से अगर वो आवेदन पत्र निकालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी उनकी ही मानी जाती है। थर्ड पॉइंट है अन्य पक्षकारों के साथ संचालक कपटपूर्ण व्यवहार करें, यानी दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके पक्षकार हैं, जो कंपनी के पक्षकार हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखे, झूठ, बेईमानी ये सब रखे, तब भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। चौथा है आवेदन पत्र में टेबल डी और ई के अनुसार, ये टेबल डी और ई ये शेड्यूल जो अदालत में जो कानून के अंतर्गत जो शेड्यूल बनाया गया था, संचालक की जिम्मेदारी अमर्यादित हो, यानी उसके अंदर क्या था कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है कंपनी के प्रति, ये दर्शाया हुआ है, जो हमने पहले पढ़े भी थे ABCDE तक, F भी था शायद। तो यहाँ तक कि जो हमारे वो कंपनी कानून के, यानी कानून के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उसको अगर अमर्यादित हो, यानी मर्यादित उस कानून के अंतर्गत रहते तो ठीक है, और उससे बाहर जाना गलत है। और ये सब उसमें आवेदन पत्र में लिखा हुआ होता है कि कौन सी टेबल का कौन सा वर्ग है। फिफ्थ है संचालक उधार रकम लेने की मर्यादा से अधिक रकम उधार ले ले, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। कंपनी को तो पता ही नहीं कि कंपनी के लिए कितनी ज़रूरत है, मान लीजिए 5 लाख की ज़रूरत है और वो 5.5-6 लाख ले लेते हैं, तो ये भी मतलब उधार ले ले, नाम कंपनी का लगा दे, तो ये छल कपट बेईमानी भी गलत है। 6 पॉइंट है कंपनी के विसर्जन के समय अदालत संचालकों को तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदार ठहराए। अगर जब कंपनी बंद हो रही है तब अदालत संचालक को जो भी किस कारण से हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसने बेईमानी की है, तो फिर अदालत के द्वारा उसी को संचालक जो होता है उसको तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदार की, तुम्हें इसके कारण ऐसा हुआ है, ऐसा हम बोल देते हैं ना इजी वाली लैंग्वेज में, तो उसमें कंपनी यानी जो अदालत है उसे ही दोषी ठहराती है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट हमने करे। अब है हमारी, ये थी हमारी दीवानी जिम्मेदारी के अंतर्गत आए थे। अब है हमारी फौजदारी जिम्मेदारी।
कंपनी कानून के अनुसार निम्नलिखित सहयोग में संचालक की आपराधिक जिम्मेदारी भी खड़ी होती है, यानी जो अपराध जो किए जाते हैं वो जिम्मेदारी भी हो जाती है, जिसके लिए संचालकों को जेल, दंड और दोनों सजा हो जाती है। यानी कई बार कई ऐसे इतने गलत काम हो जाते हैं जो कि वो अपराधी के नाम से जाना, अपराधी कहलाने लग जाता है। इसके कारण उन्हें दंड और सजा दोनों ही हो सकती है। यह है फौजदारी जिम्मेदारी में। क्रिमिनल जो होता है, पहला इसमें कंपनी के साथ विश्वास भंग करे, दगाबाजी करे था, यानी कंपनी ने अगर कंपनी ने किसी को रखा है तो उसके विश्वास को तोड़ना वो एक गलत चीज़ है, उसे कहते हैं विश्वास भंग या दगाबाजी, यानी दगा कर दिया इसने इसके साथ, कंपनी के साथ। दूसरा है कंपनी धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करे, अगर जो भी प्रावधान कंपनी के बनाए गए हैं उन्हें वो सही से फॉलो करने के बजाय उनको उल्लंघन करे, यानी उन्हें नहीं माने। तीसरा, विज्ञापन पत्र में गलत माहिती दी तथा माहिती गुप्त रखी हो या गुमराह करने वाली हो, यानी जो विज्ञापन पैम्पलेट जो देते हैं विज्ञापन गलत छापा हुआ है या फिर दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाने के हिसाब से किया गया हो, गुमराह करने के लिए। कंपनी की स्थापना के समय संचालक या विसर्जन में कोई फौजदारी गुनाह किया हो, जब ये कंपनी की शुरुआत हुई थी या जब कंपनी का विसर्जन हो रहा है तब भी कोई उसने ऐसा कोई गुनाह कर दिया हो जिससे कि कंपनी बंद हो रही है, उस वक्त भी जिम्मेदारी बनती है। अब है प्रबंधकीय संचालक संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान। कंपनी कानून के अनुसार कंपनी संचालन की सभी सत्ताएं संचालक मंडल में निहित होती है, यानी जो संचालक जो मंडल होता है, संचालक मंडल यानी जो सभा के अंतर्गत जब किए जाते हैं, ये सारी सत्ताएं उन्हीं के द्वारा बनाई हुई होती है। संचालक मंडल कंपनी में रोज नहीं आ सकते हैं। अब कंपनी का जो डायरेक्टर है मान लीजिए या डायरेक्शन देने वाला, वो रोज तो आ नहीं सकते, वे अलग अलग शहरों में रहने के कारण दिन प्रतिदिन के प्रश्नों की तरफ ध्यान भी नहीं दे सकते। आप रोज रोज क्या क्या हो रहा है, वो अलग अलग जगह रहते हैं, रोज रोज क्या क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों और क्या क्या समस्या आ रही है, इन सब की जानकारी भी उन्हें नहीं हो पाती है। रोज बरोज के काम के निकाल के लिए और संचालन के लिए प्रबंधकीय संचालन यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा मैनेजर हो सकता है। अब जो रोज रोज के जो काम है, जो देखभाल करनी है, कोई समस्या आ रही है, इन सब से जो ये समस्याओं का समाधान करने के लिए ही क्या रखा जाता है, मैनेजर या फिर प्रबंधकीय जो प्रबंध करता है, जो देखभाल करता है, वो रखा जाता है। यानी उसके द्वारा रोजमर्रा के जो भी काम होते हैं उनके जरिए ही किए जा सकते हैं। उनका कार्य संचालक मंडल के द्वारा नीतियों का अमल करवाना है। अब जो प्रबंध के जो संचालक है वो क्यों रखा जाता है कि जो संचालक मंडल ने जो नियम वगैरह जो बनाए हैं, निर्धारित किए नीति नियम जो बनाए हैं, उनको अमल करवाना है, यानी खुद को भी उसके अनुसार चलना है और जो कर्मचारीगण है उनके द्वारा भी काम करवाना है, यानी वो जो नीति नियम है उनके अनुसार ही कंपनी को चलाया जाता है। कंपनी कानून के अनुसार प्रबंध संचालक चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति पूर्ण समय के कर्मचारी के रूप में भी पहचाना जाता है। जिस प्रकार से ऐसा होता है ना कि लोग खोलने वाला खोले, वो लोग जो कंपनी का लोग करता है और लोग खोलता है, वो होता है एक प्रबंध या जिम्मेदार व्यक्ति जिसे हम कहते हैं। इसीलिए इसे एक चाबी रूपीय संचालकीय व्यक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही सारी कंपनियों का रोजमर्रा का जो भी कामकाज होता है वो सारी जानकारी इनके पास ही होती है। इस संबंध में कंपनी कानून में निम्नलिखित प्रावधान भी है। नियुक्ति यानी प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति में पहला पॉइंट है कंपनी के नियमन पत्र के अनुसार की जा सकती है। कंपनी का जो नियमन पत्र है उसके अनुसार ही उनकी प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति होती है। सेकेंड है कंपनी के साथ करार से की जा सकती है, या फिर दूसरा क्या है कि कंपनी के साथ आपसी वार्तालाप संबंध समझौते के द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा, संचालक मंडल की सभा में भी, अगर जब संचालक मंडल की जब सभा होती है उस समय भी प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। और चौथा है कि इसी के अंतर्गत है, ये प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति के अंतर्गत ही है। चौथा है कंपनी की सामान्य सभा में, जो कंपनी की जो हर तीसरे महीने जो सभा होती है उसके अंतर्गत भी प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा है इसमें प्रबंधकीय संचालक के रूप में केवल व्यक्ति की ही नियुक्ति हो सकती है, किसी पेड या संस्था की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब प्रबंधकीय संचालन कौन चलाने वाला, व्यक्ति चलाने वाला, तो नियुक्ति भी किसकी होगी, व्यक्ति की होगी, ना कि किसी पेड या
कंपनी की हो सकती है, या किसी संस्था भी आकर के कोई रोजमर्रा के काम नहीं देख सकती, इसीलिए किसी व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार एक ही समय प्रबंध संचालक और मैनेजर की नियुक्ति नहीं हो सकती, यानी या तो प्रबंध के संचालक की नियुक्ति होती है या फिर मैनेजर की ही नियुक्ति की जा सकती है, यानी एक समय में दोनों की नियुक्ति नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रबंध संचालक की नियुक्ति एक साथ 5 वर्ष के लिए कर सकते हैं, यानी एक बार जब नियुक्ति कर देते हैं तो वो 5 साल के लिए की जा सकती है। पांचवा है, नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाएगी, नियुक्ति की शर्तें उसमें निश्चित की जाती है। जो संचालक मंडल जिस व्यक्ति को नियुक्त कर देगा प्रबंधीय संचालक, वो नियुक्ति मान लिया जाता है और साथ में ही उनकी जो भी शर्तें होती है वो भी निश्चित होती है। 6 पॉइंट है, प्रबंध के संचालक की नियुक्ति की बहाली कंपनी की सामान्य सभा में मंजूरी के अधीन है, यानी जब सामान्य सभा में जब कंपनी की सामान्य सभा होती है उस समय यह मंजूरी दे दी जाती है कि प्रबंध के संचालक की नियुक्ति हो रही है। 7वां पॉइंट है, प्रबंध के संचालक की नियुक्ति मुद्दत के अंत से पहले से पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, यानी जैसे 5 साल का होता है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि 4.5 साल बाद ही वापस से कह दे कि और आगे के 5 साल हो जाएंगे, नहीं, एक बार समय पूरा होने के बाद में देखा जाता है, यानी पहले बीच में नहीं की जा सकती है 5 साल के अंतर्गत। बताई गई शर्तों से असंगत नियुक्ति की जाए तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर फिर भी कोई कारण ऐसा होता है कि उनको बिना उनकी राय करे, बिना नीतियों के अगर उनको नियुक्त किया जाता है तो फिर वहाँ जो केंद्र सरकार है उसके मंजूरी, परामर्श भी लेना पड़ता है। 9 पॉइंट है, प्रबंध के संचालन की नियुक्ति के 60 दिन में कंपनी रजिस्टर को यानी फॉर्म में बताना पड़ता है। जब कंपनी रजिस्टर जो बनता है, यानी जो डिटेल कंपनी के पास रहती है, उसमें 60 दिन के अंतर्गत 2 महीने के अंदर ही उन्हें ये चीज़ें बतानी पड़ती है कि कंपनी में प्रबंध के संचालक की नियुक्ति की जा रही है। 10वां है, प्रबंध के संचालक अधिक से अधिक 2 कंपनी में संचालक के रूप में कार्य कर सकता है। कार्य करने के लिए ठहराव पारित करना जरूरी है। अब जब उन्हें नियुक्ति की जाती है तो ये चीज़ वो अपनी बात रख सकते हैं उस सभा में कि उसके पास 2 कंपनी है तो 2 कंपनी का संचालक प्रबंध के संचालक कर सकते हैं क्या। तो अगर उनकी बात पारित हो जाती है बहुमत से तो उन्हें ऐसा करना दिया जाता है, जबकि प्रबंधीय संचालक 2 कंपनियों में कर सकते हैं संचालक का कार्य। ये था हमारा नियुक्ति, प्रबंध के संचालक की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। अब है प्रबंध के संचालक की योग्यता और अयोग्यता। तो पहले हम इसकी योग्यताएं पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति प्रबंध के संचालन की योग्यता के बारे में कंपनी कानून में निश्चित उल्लेख नहीं है कि उनमें क्या क्या योग्यता ऐसा होना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, परंतु सामान्य रूप से प्रबंध के संचालक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति अनुभवी, कल्पनाशील, संबंधित धंधे का टेक्निकल ज्ञान रखता हो। अब ये बात तो सही है ना, कोई भी योग्य व्यक्ति होगा तभी कंपनी में रखा जाएगा। अब उनमें अनुभव भी होना चाहिए कि पहले भी कभी ऐसा किया हुआ हो, संचालन किया हुआ, चलाया हुआ हो, या फिर कल्पनाशील हो, यानी कई आगे के अनुमान लगा कर भी काम किए जाते हैं। ये सारी उससे धंधे के और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ के जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में योग्य निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जब कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें जल्दी से निर्णय ले सके, शीघ्र निर्णय ले सके, ऐसी क्षमता होने वाला व्यक्ति होना आवश्यक है। कंपनी कानून में उसकी अयोग्यताएं निम्नलिखित, ये तो थी उसमें योग्यताएं, और फिर मन से भी हम कर सकते हो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो दूसरों से बात करने के तौर तरीके उसे अच्छे से आने चाहिए, यानी आकर्षित कर सके अपनी बातों से, ये सब हम मन से भी इसमें लिख सकते हैं। अब है इसमें अयोग्यता। पहला है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति प्रबंध के संचालक के रूप में की जानी हो उसकी उम्र 21 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष से कम वो नाबालिग कहलाया जाएगा और 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सकता, वो इतना काम नहीं कर सकता, इसीलिए इनकी उम्र कम से कम 21 से लेकर के 70 के अंदर ही होनी आवश्यक है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, वह व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये उसकी अयोग्यता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया वाले व्यक्ति को भी एंट्री नहीं मिलती है, यानी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है,
नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति अपने लेनदारों को रकम नहीं चुकाई हो तो वह नियुक्ति के लिए अयोग्य है। पहले उसे क्या करना पड़ेगा, जो नियुक्ति किया है वो पहले जो भी बाहर का लेन देन है वो पहले उसे पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि कंपनी में जैसे ही रखा और वो लाइन लग जाती है मांगने वालों की। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसने काफ़ी सारे लेनदारों की रकम उसके सिर पे चढ़ी हुई हो। वो क्या कि कंपनी भी डिस्टर्ब होती है और नाम भी खराब होता है कि कंपनी में रोज मांगने वाले जब जाते हैं तो। अब 4th पॉइंट है, भारत में प्रवर्तमान अलग अलग कानूनों में से किसी भी कानून के अंतर्गत इस व्यक्ति को अदालत ने दोषित करार दिया हो या 6 माह से अधिक के समय के लिए सजा दी हो तो ये भी नियुक्ति के अयोग्य। अगर कई बार क्या होता है कि ऐसा काम कोई किया हुआ होता है कि उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और तो ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता जो 6 महीने की जेल में रह गया हो या दंड या सजा का पात्र रहा हुआ हो। ये थी हमारी 4 अयोग्यताएं। अब है पारिश्रमिक। पूर्ण समय के प्रबंध के संचालन को पारिश्रमिक कंपनी की सामान्य सभा की मंजूरी के बिना कंपनी के शुद्ध लाभ का 5% तक दिया जा सकता है। पारिश्रमिक यानी मेहनताना। अब प्रबंध के संचालक ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति फ्री में काम करेगा, तो जो भी यानी जो सामान्य सभा में ही मंजूरी दे दी जाती है कि कंपनी में जो शुद्ध लाभ बचेगा, शुद्ध लाभ क्या, कर्जे निकालने के बाद जो बचता है वो शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ का उसको 5% दिया जाएगा। ये सब उसमें जब पारिश्रमिक ये जब कंपनी की जब सभा होती है, जब उन्हें चुना जाता है तभी ये सारी जानकारी भी रखी जाती है, उन्हें बता दिया जाता है। दूसरा है खंड समय के प्रबंध के संचालन को पारिश्रमिक कंपनी की सामान्य सभा की मंजूरी के बिना शुद्ध लाभ का 1% से अधिक नहीं दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए किसी कारण में ज़्यादा लाभ हो रहा है तो भी सामान्य सभा की जब मंजूरी होगी तभी उसे 5% से ज़्यादा दिया जाएगा। अगर वैसे उन्हें 1% भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तीसरा, प्रबंध के संचालन को चुकाने योग्य पारिश्रमिक कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार अथवा नियमन के अनुसार अथवा कंपनी के ठहराव के अनुसार निश्चित किया जाएगा। यानी जो भी जिस प्रकार का भी उनसे लेना देना जो भी करना रहता है वो कंपनी की बिना मर्जी के नाम मंजूरी के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। 4th पॉइंट है, जब कंपनी कानून के अनुसार कंपनी ने किसी कानून का पालन न किया हो तब यदि पुनः तैयार वित्तीय हिसाबों के अनुसार प्रबंधन संचालन को अधिक रकम चुकाई हो तो वह अधिक रकम वसूल भी कर सकता है। मान लीजिए किसी कारण से अगर ज़्यादा रकम चुकाई गई है, कानून का किसी ने पालन नहीं किया और ज़्यादा रकम चुकाई गई है तो प्रबंधकीय संचालन वो रकम अपनी वापस भी ले सकता है, यानी उससे ज़्यादा भी ले सकता है। 5th पॉइंट है, प्रबंध के संचालन को पद खोने के बदले मुआवजा का भुगतान भी कर सकते हैं। इस प्रकार का मुआवजा अन्य संचालकों को नहीं चुका सकते परंतु कंपनी का समापन हो। अभी मान लीजिए कोई कंपनी विसर्जन में जा रही, बन जा रही, तो जो प्रबंध के संचालन है उन्हें तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो करेगी, वो उसका भुगतान कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। प्रबंध के संचालन त्यागपत्र दे, विश्वासघात करे, लापरवाही करे, अपने पद का अंत लाने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भाग लिया हो तो ऐसा मुआवजा नहीं चुकाया जाएगा। जब कंपनी खुद से विसर्जन हो रही है, बंद हो रही है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अगर उनकी लापरवाही हो रही है, बेईमानी हो रही है या फिर उन्होंने उसके कारण ही मान लीजिए कंपनी का विसर्जन हो रहा है तो ऐसे में उन्हें मुआवजा कंपनी के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता है। अब है प्रबंध के संचालन की सत्ता और कर्तव्य, इनके अधिकार क्या होते हैं और इनके कंपनी के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसके अधिकार। कंपनी संचालन में प्रबंध के संचालन का पद सर्वोपरि, यानी सबसे जो ऊपर जो पद होता है वो होता है प्रबंध के संचालन का, क्योंकि प्रबंध के संचालन का काम ही है ये सबको रोज देखने का, हिसाब किताब करने का, किधर क्या जा रहा है आ रहा है, वित्तीय हिसाब का, लेखा जोखा करना, काम को किस प्रकार से करवाना है, यानी कंपनी को किस प्रकार से लाभ हो, इन सब का संपूर्ण जानकारी प्रबंध के संचालन के पास ही होती है। इसीलिए ये संचालक का पद, ये जो पद होता है वो सबसे ऊपर वाला पद माना जाता है, जिसके कारण वह संचालन में विशेष स्थान भी प्राप्त करता है। इसके कारण क्या होता है कि वो सबसे ऊंचा जो स्थान है वो प्राप्त करता है। प्रबंध के संचालन कंपनी संबंधी व्यापक सत्ताएं रखता है, बहुत सारी उसके पास अधिकार होते हैं कंपनी के प्रति। एक बाबत विशेष ध्यान में लेने की, प्रबंध के संचालन की कंपनी संबंधी व्यापक सत्ता आवेदन पत्र, नियमन पत्र सामान्य सभा में ठहराव संचालक मंडल की सभा में ट्रेवर के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। इनके पास जो भी कर्तव्य वगैरह होते हैं ये सब
कंपनी के अंतर्गत ही निश्चित किए जाते हैं, जो भी सभा में जब ठहराव पारित होता है तब किए जाते हैं। और अब है प्रबंधकीय संचालन अपनी सत्ताओं का उपयोग संचालन मंडल की देखरेख, मार्गदर्शन और नियंत्रण के अंतर्गत ही करता है। यानी जब भी इनकी देखभाल वगैरह होती है, देखरेख होती है, मार्गदर्शन देना होता है या फिर नियंत्रण, ये सब संचालन मंडल की देखरेख में ही किया जाता है। यानी अपनी सत्ता का उपयोग तो करता है लेकिन संचालक मंडल की देखरेख में करता है। इस प्रकार संचालक मंडल ने सौंपी सत्ता के बिना प्रबंधकीय संचालन कंपनी के किसी भी दस्तावेज पर सही नहीं कर सकता या किसी भी दस्तावेज पर कंपनी की मोहर भी नहीं लगा सकता। यानी वो दस्तावेजों पर न तो साइन कर सकता है, ना ही वो कंपनी की मोहर लगा सकता है। इतना उनके पास राइट नहीं होता है। ये सब काम करने के लिए संचालक मंडल करती है और इतने अधिकार उन्हें नहीं दिए होते हैं। अब है कर्तव्य। प्रबंधकीय संचालक भी संचालक ही कहलाता है, इसीलिए संचालक के जो कर्तव्य वे ही सभी कर्तव्य प्रबंधकीय संचालक के भी होते हैं, क्योंकि काम किसके प्रति करना है, कंपनी के लिए करना है। तो जो अधिकार संचालक मंडल को होते हैं वो ही इन्हें भी होते हैं, क्योंकि करना क्या है, दोनों को ही कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कर्तव्य निभाना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है और उनको अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अब है प्रबंधकीय संचालन और संचालन के बीच में क्या अंतर होता है, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें नियुक्ति, यानी इनको नियुक्त किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रबंधकीय जो संचालक है उसकी नियुक्ति, प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति तो कौन करता है, संचालक मंडल करता है और नियुक्ति की शर्तें भी निश्चित करता है। यानी जो वो सभा होती है उसमें ही वो उनकी नियुक्ति करता है और जो जो शर्तें होती है वो भी नियुक्ति के समय ही निश्चित की जाती है। जबकि संचालक की नियुक्ति कौन करता है, संचालक की नियुक्ति कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में होती है। यानी जब लास्ट पे होता है तब उनकी नियुक्ति होती है। जो सभा होती है आखिरी के साल की, उस समय इनकी नियुक्ति होती है और इसमें कोई शर्तें नहीं होती। दूसरा है मुद्दत। प्रबंध के संचालन की मुद्दत 5 वर्ष के लिए होती है। जो प्रबंध के संचालक होता है उनको 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि संचालक जो होता है उनको क्रम के अनुसार प्रति वर्ष निवृत्त होना पड़ता है। यानी उन्हें 1 साल के लिए रखा जाता है, इसीलिए उन्हें साल के लास्ट में जब सभा होती है उस साल में रख लिया जाता है, ताकि आने वाले साल 1 साल तक वो वहीं पे संचालक का काम कर सके। तीसरा है इसमें स्थान। प्रबंध के संचालन सर्वोच्च, यह संचालकों में से ही एक है जो रोज बरोज का प्रबंध करता है। प्रबंध के संचालन का क्या काम क्या होता है, जो रोज काम किया जा रहा है उसका देखरेख करने का होता है। जबकि संचालक क्या करता है, संचालक अंशधारी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जो कंपनी का प्रबंध करते हैं। और संचालक को चुनने वाले कौन होते हैं, जो अंशधारी हैं, वो अपने ही लोगों में से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। फोर्थ है अनिवार्यता। प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो खुद ही संभाल लेते हैं तो फिर उनकी जरूरत, संचालक मंडल अगर संभाल लेता है तो फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि संचालक की नियुक्ति अनिवार्य होती है। फिफ्थ है कार्य। प्रबंधकीय संचालक रोज बरोज के कार्य देखता है। संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित नीतियों को अमल भी करवाना इसका काम होता है। यानी रोज जो काम होते हैं उनकी देखभाल करना और जो उन्होंने संचालक मंडल ने जो नीति निर्धारित की है उनको अमल में करवाने का काम भी प्रबंधकीय संचालक का होता है। जबकि संचालक मंडल रोज बरोज के कार्य नहीं देखता, प्रबंध की नीतियाँ निश्चित करता है। यानी किस प्रकार से काम करें वो नीतियों को निश्चित करने का काम संचालक मंडल करता है। नियंत्रण। प्रबंधकीय संचालन संचालक मंडल के नियंत्रण में काम करता है। यानी जो प्रबंधकीय संचालक है वो अपनी मर्जी से ना साइन कर सकता है ना मोहर लगा सकता है। वो जो प्रबंधकीय जो संचालक मंडल काम करता है उसके नियंत्रण में रहकर ही इन्हें काम करना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जबकि संचालक मंडल स्वतंत्र होता है। मुआवजा। प्रबंध के संचालक को पद खोने पर मुआवजा पाने का हक होता है। अगर किसी कारण से कंपनी बंद हो जाती है और वो उनका पद हट जाता है तो वो मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होते हैं, जबकि संचालक मंडल को ऐसा हक प्राप्त नहीं होता है, संचालक को नहीं होता है। 8वां है संख्या। प्रबंध के संचालक अधिक से अधिक 2 कंपनी में काम कर सकता है और एक कंपनी में सामान्य रूप से एक ही प्रबंध के संचालक होता है। यानी 2 कंपनी में रह कर के भी वो प्रबंध के संचालन का काम कर सकते हैं और संचालक अधिक से अधिक 20 कंपनी में काम कर सकता है। यानी और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3, निजी में कम से कम 2 संचालक के रूप में काम किया जा सकता है।
नवा पॉइंट है निवृत्ति। प्रबंधकीय संचालक 5 वर्ष के बाद ही निवृत्त होता है, यानी 5 साल पूरा होने के बाद वो हट जाता है। जबकि संचालक में क्या है कि कुछ संचालकों के 2/3 भाग के संचालकों में से भी 1/3 संचालक प्रति वर्ष निवृत्त होते रहते हैं, यानी हर साल बदलते रहते हैं। जबकि उनका पुनः नियुक्ति और दोबारा से भी उन्हें नियुक्ति संभव हो सकती है। और इसी के साथ आज हमारा ये फिर चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर टिक कर लीजिए। फर्स्ट करना है, इसका फर्स्ट पूरे करने हैं, सेकंड पूरे करने हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे इम्पोर्टेंट है। मगर इसमें से कुछ कुछ आप छोड़ दो। जैसे इसमें से 16 हैं तो कोई भी 10 आप इसमें से कर सकते हो। इसमें 13 हैं, कोई भी 8 इसमें से कर सकते हो। फिर इसमें है 14, तो 14 में से आप इसमें 7 क्वेश्चन कर लेना। बाकी है 19, तो इसमें से 10 करने हैं। और 10 में मेन ये टिप्पणी ये तो ज़रूरी करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये एसपी आज कंप्लीट हो गया। कल हम नए लेसन, नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।